Good morning, students. This is the fourth part of Constitution Why and How, which is Fundamental Rights. In last videos, we have discussed about the making of Indian Constitution and the basic characteristics of Indian Constitution as well. In this video, we will try to discuss about the meaning, nature and types of fundamental rights in Indian Constitution. So let us start. Students, actually there is a change in your syllabi of this session. Here I have mentioned two table of contents. This is new and this is old. Actually last year आपके 10 chapters थे. कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ सेपरेट चैप्टर था और राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाम से एक सेपरेट चैप्टर था. लेकिन जो न्यू सिलेबस सीबीएसई ने अपलोड किया है उसकी साइट पर, उसके अकॉर्डिंग देखें तो चैप्टर 1 आप देखेंगे, चैप्टर 1 इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. इसी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से ही चैप्टर है और इस कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने 3 to 4 अदर चैप्टर्स को मर्ज कर दिया है. आप यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा दूंगी एक बार. Yes, here you can see Constitution, the philosophy and making of the Constitution, fundamental rights and duties, DPSP and constitutional amendments. Students, अब मैं आपको एक बार बता दूं जिन स्टूडेंट्स के पास ओल्ड बुक्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे सीबीएसई ने 4 चैप्टर्स को फर्स्ट चैप्टर में मर्ज कर दिया. एक तो फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, 9th चैप्टर एंड 10th चैप्टर. ये चारों के चारों चैप्टर सीबीएसई ने इस बार चैप्टर 1 में इंक्लूड कर दिए हैं. इस वजह से लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने जिस चीज़ को डिस्कस किया था कि हमारा वो फर्स्ट चैप्टर है, अब से हमको जो दूसरे मैं आपको ये टॉपिक्स बता रही हूँ जैसे राइट्स, जो कि एक सेपरेट चैप्टर रहा करता था, वो भी फर्स्ट चैप्टर में ही काउंट किया जाएगा. तो हम लोग राइट्स स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स आज. ये स्टूडेंट्स, व्हाट डज इट मीन? राइट का मतलब क्या है? फंडामेंटल राइट की बात तो अपन बहुत बाद में करेंगे. फंडामेंटल के पहले अपन सबसे पहले राइट्स देखेंगे. व्हाट आर राइट्स? आप मुझे बताओ, कई बार हम लोग राइट्स की बात करते हैं क्लासरूम में, घर पे, कहीं बाहर, कि ये तो हमारा हक है, अधिकार है, राइट है. व्हाट डज इट मीन? आप किस कंटेक्स्ट में आपने अभी तक राइट वर्ड यूज़ किया है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें. आपको कमेंट बॉक्स में ये मेंशन करना है कि आपने क्या कभी राइट वर्ड यूज़ किया, और किया तो कौन से मीनिंग को लेकर आपने राइट वर्ड को यूज़ किया. अभी मैं आपको राइट का जो टेक्निकल मीनिंग है, जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता है, उसकी बात हम लोग करेंगे. स्टूडेंट्स, राइट का एक वन लाइनर मीनिंग अगर अपन देखें, दैट इज राइट्स आर सच क्लेम्स. राइट्स आर सच क्लेम्स फॉर अ डिग्निफाइड लाइफ. अच्छी लाइफ के लिए जो भी आप क्लेम करते हैं, जो डिमांड आप करते हैं, क्लेम्स मीन्स डिमांड्स एज वेल. ठीक है, एक अच्छी लाइफ के लिए कि एक अच्छी लाइफ कैसी होनी चाहिए, उसके लिए आप जो भी गवर्नमेंट के सामने डिमांड रखते हैं, जो भी क्लेम करते हैं, वो सब राइट में काउंट होगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब देखें कि क्लेम्स या फिर डिमांड्स, हमने कहा एक गुड लाइफ के लिए, फॉर अ गुड लाइफ. अब अच्छी लाइफ, गुड लाइफ के लिए जो क्लेम्स एंड डिमांड्स होंगी वो कहलाएंगी राइट. वन लाइनर मीनिंग प्रिपेयर हो गया. सम क्लेम्स एंड डिमांड्स फॉर अ गुड लाइफ आर नोन एज राइट्स. डन, इनफ. 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, इतना लिखेंगे, दैट इज इनफ. अब ऐसे क्लेम्स, ऐसी क्या डिमांड्स है जो कि गुड लाइफ प्रोवाइड करती हैं आपको? सबसे पहली ऐसी डिमांड है जो आपको गुड लाइफ प्रोवाइड करती है, दैट इज लाइफ इटसेल्फ. ज़िंदगी अपने आप में ज़रूरी है. ज़िंदगी होगी तभी तो उसको गुड एंड बैड बनाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहली बड़ी रिक्वायरमेंट होती है आपकी लाइफ, की लाइफ होनी चाहिए. अब लाइफ होनी चाहिए का मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट सबको जीवन देती रहेगी. लाइफ का मतलब ये है कि आपको इलीगली, बिना किसी वजह से
कोई भी ना तो आपको मार सकता है और न ही आपकी लाइफ वो ले सकता है। जस्ट एन एग्जाम्पल, मेरी ये डिमांड है कि मुझे गुड लाइफ चाहिए, गुड लाइफ के लिए पहले लाइफ चाहिए, उसके बाद उसको गुड बनाएंगे, ठीक है, लाइफ चाहिए। अब लाइफ चाहिए तो इसका मतलब ये होगा कि रजनी के ऊपर कोई अटैक नहीं करेगा, ठीक है, और रजनी का कोई मर्डर करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर कभी ऐसा होता है तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी और ये प्रोटेक्शन के थ्रू मैं अश्योर रहूँगी, मेरे पास सिक्योरिटी रहेगी कि नहीं मुझे कोई मारेगा नहीं, कोई मेरी लाइफ स्नैच नहीं करेगा मुझसे, क्योंकि गवर्नमेंट उसकी सिक्योरिटी की बात कहती है, ठीक है। तो लाइफ सबसे पहला तो आपका रहेगा राइट लाइफ। उसके बाद रहता है कि आपका कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं करे, आपका एक्सप्लॉइटेशन नहीं करे, आपसे ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया, मालूम पड़े कि बंधुआ मजदूर या फिर फोर्स्ड लेबर बना के आपको रख दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए, अच्छी लाइफ के लिए ज़रूरी है कि आपकी मर्जी जो आप करें, आपसे कोई भी फोर्सफुली कुछ भी नहीं करवा सकता है। तो गुड लाइफ के लिए ज़रूरी होती है फ्रीडम। तो ठीक है, फ्रीडम भी आपका राइट रहेगा गुड लाइफ के लिए। और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए कि अकॉर्डिंग टू यू गुड लाइफ के लिए क्या क्या प्री कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं जिससे कि आपकी लाइफ गुड बनेगी, वरना आपकी लाइफ गुड नहीं हो सकती है। सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज आपको राइट का मतलब मालूम पड़ गया होगा। राइट्स आर सच क्लेम्स एंड डिमांड्स फॉर अ गुड लाइफ। ख़त्म। इतना सी आपको अगर समझ में आ गई हो बात तो फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब ये तो सिंपल राइट हो गए, ठीक है। अब राइट्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ राइट। अब राइट्स के टाइप्स कौन कौन से हैं? तो राइट्स के भी कुछ अपने टाइप्स हैं। आपने कई बार सुना होगा ह्यूमन राइट्स, ठीक है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा लीगल राइट। हमारा ये टॉपिक का नेम फंडामेंटल राइट। तो राइट्स के बहुत सारे टाइप्स हैं और इनमें डिफरेंस क्या हैं वो हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर आएंगे। डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने पे कि कौन कौन से राइट्स आपको मिले हुए, ये तो मेरे नॉलेज में आप लोगों ने 9th और 10th में भी ब्रीफली पढ़े होंगे। हमारा मोटिव ये है कि हम पहले इनके मीनिंग्स को देखें, इनको डिफरेंशिएट करना सीखें और सिंपल मीनिंग खुद का खुद हम लोग इसकी एक डेफिनेशन जनरेट करें, क्रिएट करें। सो स्टूडेंट्स, एक प्लेन स्लाइड मैंने यहाँ ली है, इस पे अपन क्लासिफाई करके देखेंगे दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल द टाइप्स ऑफ राइट्स, ह्यूमन राइट्स, लीगल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। बेसिक राइट्स के यही टाइप्स होते हैं, बाकी तो आप और भी टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हाँ मेजर टाइप्स जिनकी अपन बात करते हैं वो यही हैं। अब देखो, ह्यूमन राइट्स जो हैं वो एक ह्यूमन बीइंग होने के लिए आपको मिलते हैं। इट मीन्स कि आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, रजनी इज़ एन इंडियन, और रजनी अगर इंडियन है और अमेरिका में जा रही है रजनी, और अमेरिका का इवन मेरे पास वीज़ा भी नहीं है, रजनी इज़ गोइंग टू अमेरिका इलीगली, मेरे पास कोई वीज़ा कोई पासपोर्ट नहीं है, लेकिन हाँ इलीगली मैं किसी भी तरह से अमेरिका पहुंच गई। अब देखो स्टूडेंट, इलीगल काम किया मतलब आई एम अ क्रिमिनल, मैं क्रिमिनल हूँ क्योंकि मैंने इलीगल वर्क किया, मैंने इलीगली माइग्रेट किया टू अमेरिका। इवन दो इन दिस केस रजनी इज अ क्रिमिनल, लेकिन फिर भी बिकॉज रजनी इज अ ह्यूमन ऑल्सो, रजनी इज एन ह्यूमन बींग ऑल्सो, इस वजह से रजनी को वो राइट्स मिलेंगे, अमेरिका की गवर्नमेंट को रजनी को कुछ राइट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, द डेफिनेशन इज human rights are those rights which is provided to all the human beings because they are human. Human rights are those rights
which are provided to all the humans because they are human beings. आप इंसान हैं, आप मनुष्य हैं, इसीलिए आपको ये राइट मिलने चाहिए. अब इसके अलावा आपकी कास्ट डजेंट मैटर, आप क्रिमिनल हो डजेंट मैटर, आप प्रिजनर हो मतलब कैद हुई है आपको डजेंट मैटर, आपकी दूसरी जो भी आपके ऊपर जो टैग लगा हुआ है, टाइटल लगा हुआ है, आपका रिलीजन, ये रिलीजन का टाइटल, आपकी कास्ट का टाइटल, आपके पढ़े लिखे होने का टाइटल, आपके क्रिमिनल होने का टाइटल, आपके इम्प्रिजनमेंट का टाइटल, जितने भी टाइटल्स हैं उन सब टाइटल्स को इग्नोर करते हुए, बाईपास करते हुए, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इवन दो रजनी इज माइग्रेटिंग टू अमेरिका इलीगली, सो रजनी इज अ क्रिमिनल इन दिस केस, लेकिन फिर भी अमेरिका पहुंचने पर ऐसा नहीं है कि अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन पुलिस मेरे साथ इनह्यूमन बिहेव करे, वो मुझे ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करेगी, उसको करना पड़ेगा, ये उसके लिए मैंडेटरी है. अब ह्यूमन राइट्स में कौन कौन से राइट्स आते हैं उसमें अपन ब्रीफली देख लें तो ह्यूमन राइट्स में वो सारे राइट्स आते हैं जो कि अगेन क्लेम्स, डिमांड्स, गुड लाइफ, वो सारे क्लेम्स एंड डिमांड्स जो कि गुड लाइफ के लिए ठीक है, ह्यूमन को ह्यूमन बनाने के लिए ठीक है, वो सारे के सारे आपके ह्यूमन राइट्स में आएंगे. जस्ट एन एग्जाम्पल, रजनी माइग्रेट करके अमेरिका चली तो गई, तो इस कंडीशन में मैं भले माइग्रेट होकर अमेरिका गई इलीगली, रजनी इज अ क्रिमिनल, लेकिन फिर भी क्योंकि रजनी ह्यूमन है इसलिए अमेरिका रजनी को ह्यूमन राइट प्रोवाइड करेगा, और ह्यूमन राइट प्रोवाइड करेगा तो गुड लाइफ देनी अमेरिका की ड्यूटी है कि रजनी को गुड लाइफ मिले अमेरिका में, और गुड लाइफ मिले तो गुड लाइफ में तो ये भी है कि अमेरिका मुझे अच्छी जगह रखेगा, ऐसे नहीं कि उसने मुझे सड़क पर छोड़ दिया, फिर किसी ऐसी जगह रख दिया जहाँ पर कि आप ठीक से ऑक्सीजन भी नहीं ले पाएँ. तो आपके सर्वाइवल के लिए जो बेटर कंडीशंस हैं वो प्रोवाइड करना अमेरिका का काम है. ऐसा नहीं है कि उन्होंने पकड़ लिया और कहा आज के 10 दिन के बाद आपको खाना नहीं देंगे, 10 दिन तक खाना नहीं देंगे, ऐसा भी नहीं है. उन्हें जो भी उनके नॉर्म्स हैं और जो भी मेरे सर्वाइवल के लिए, मेरे जिंदा रहने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो उनको मुझे देनी होंगी. इवन दो अगेन आई एम रिपीटिंग दैट रजनी इज अ क्रिमिनल, रजनी क्रिमिनल है, लेकिन फिर भी रजनी को जिंदा रखने के लिए उसको सारी फैसिलिटी देनी होगी. और जिंदा रखने का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी मुझे कंज्यूम करने के लिए देंगे, उसमें सारा प्रोटीन, विटामिन, सब कुछ जो ह्यूमन लाइक सिचुएशंस होती है, एक डिग्निफाइड सिचुएशन होती है, उसमें रखना पड़ेगा. दीज आर ह्यूमन राइट्स. Now we are moving on legal rights. Students, legal rights वो rights होते हैं जो कि जिनको प्रोटेक्ट करना रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपको हमारा लॉ प्रोवाइड करता है. अगर ब्रीफली कहूँ, जो आपको हमारा लॉ प्रोवाइड करता है, अगर आपकी किसी भी राइट का वायलेशन होता है, लीगल राइट का वायलेशन होता है, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं एंड पुलिस स्टेशन और जुडिशरी और इसी तरह के जो भी मैकेनिज्म अवेलेबल रहेंगे, आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं. जस्ट एन एग्जाम्पल, मेरा पास प्रॉपर्टी राइट है, राइट टू ओन प्रॉपर्टी, राइट टू ओन प्रॉपर्टी मेरे पास है अंडर आर्टिकल 300 सबसेक्शन ए. ठीक है, तो रजनी के पास, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रजनी को आर्टिकल नंबर 300A में राइट टू ओन प्रॉपर्टी दिया है, इस कंडीशन में अगर आप या फिर कोई और मेरी प्रॉपर्टी स्नैच करने की कोशिश करता है, एनक्रोच करने की कोशिश करता है, जिसको अपन कहते हैं प्रॉपर्टी हड़पने का काम कर रहा है, कब्जा करने का काम कर रहा है, तो ये कब्जा करने का काम, मेरी प्रॉपर्टी हड़पने का काम, तो मेरे राइट का वायलेशन होगा. मतलब मुझे मेरा राइट नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का एनक्रोचमेंट, ये प्रॉपर्टी की स्नैचिंग, ये मेरे राइट का वायलेशन होगी, मेरे लीगल राइट का वायलेशन होगी. इस वजह से मैं जाके कंप्लेन कर सकती हूँ.
आपने सुना ही होगा कई बार कि प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर और प्रॉपर्टी इश्यूज को लेकर कोर्ट में केसेस चलते रहते हैं। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग ऑन फंडामेंटल राइट। स्टूडेंट्स, फंडामेंटल राइट्स are those rights which are clearly written in our constitution। ऐसे राइट्स जो कि क्लियरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन हैं वो, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेसिफिक एक सेक्शन में रिटर्न है, स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो राइट कहलाएंगे आपके फंडामेंटल राइट्स। और ऐसे फंडामेंटल राइट कहलाएंगे जिनका की वायलेशन गवर्नमेंट खुद भी नहीं कर सकती हैं। देखो स्टूडेंट्स, अगर अपन ये आपको अभी थोड़ा सी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि ठीक है ये तो समझ में आ गया कि फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन और ये स्पेसिफिक सेक्शन में मेंशन होते हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट भी इसका वायलेशन नहीं कर सकती है, इसका मतलब क्या है? तो उस पर अपन क्लियरिफाई, मैं आपको एक बार कंपैरिजन बता दूंगी सबका कि कैसे ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स का वायलेशन होता है या फिर ये कैसे डिफरेंट है। थ्रू एग्जाम्पल हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अगेन आई एम मेकिंग टेबल ह्यूमन राइट्स, लीगल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। स्टूडेंट्स, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि राइट्स तो आपके पास होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका राइट कोई छीनने की कोशिश नहीं करेगा। आपके राइट्स छीनने की कोशिश होती रहती है। ऑलवेज आपके राइट्स जो हैं उन पर किसी न किसी गवर्नमेंट का या फिर ह्यूमन बीइंग का, ठीक है, राइट्स जो हैं इनसिक्योर रह सकते हैं बाय द गवर्नमेंट का एक थ्रेट रहता है, और दूसरा राइट्स के ऊपर थ्रेट रहता है इंडिविजुअल्स का। अब गवर्नमेंट का और इंडिविजुअल का कैसे थ्रेट रहता है, आई नो अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ आप आगे की जब स्टोरी पढ़ेंगे सुनेंगे तो आपको आगे पूरा क्लियर हो जाएगा। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि रजनी अगर अमेरिका में जाती है तो अमेरिकन गवर्नमेंट को रजनी को ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर अमेरिका की गवर्नमेंट मेरा ये वाला राइट छीन लेती है और वो कहती है कि हम रजनी को ह्यूमन राइट भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, इट इज़ पॉसिबल है, और वो रजनी को ह्यूमन लाइक ट्रीट नहीं करती है क्योंकि वो कहती है दैट रजनी इज़ क्रिमिनल, इसलिए हम रजनी को ये ह्यूमन राइट प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं। इस कंडीशन में ऐसा कोई इतना अच्छा मैकेनिज्म हमारे यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है जो कि गवर्नमेंट को फोर्स कर सके कि नहीं आपको प्रोवाइड तो करने ही पड़ेंगे। इतने शानदार वाले और इतने पावरफुल मैकेनिज्म इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल नहीं हैं। इवन दो यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो भी गवर्नमेंट्स के ऊपर इनकी पावर भी इतनी ज़्यादा नहीं चलती है। कई बार गवर्नमेंट कोर्ट्स की बातों को भी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट की बातों को भी आगे पीछे छोड़ के वो अपनी चला के लोगों को ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड नहीं करना चाहे तो नहीं करती है, और प्रॉपर मैकेनिज्म इसके लिए अवेलेबल हो भी तो भी कई बार गवर्नमेंट्स अपनी चलाती हैं। और कई बार जो इंडिविजुअल्स हैं वही आपके ह्यूमन राइट का वायलेशन कर लेते हैं। इंडिविजुअल कैसे ह्यूमन राइट का वायलेशन कर लेते हैं? आपका ह्यूमन राइट है राइट टू लाइफ, ह्यूमन राइट है, लेकिन किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो ह्यूमन बीइंग्स भी थ्रू मर्डर आपसे लाइफ लेके आपका ह्यूमन राइट आपसे छीन सकते हैं। अब मेरी नॉलेज में पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि राइट्स तो आपके पास बहुत सारे हैं, कौन कौन से हैं मैंने आपको ये ब्रीफली इनका मीनिंग बताया है अभी, ह्यूमन राइट्स, लीगल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। लेकिन एक दिक्कत ये है कि राइट्स हमेशा एंडेंजर में रहते हैं, हमेशा इनसिक्योर रहते हैं। इनसिक्योरिटी उनकी गवर्नमेंट की रह सकती है या फिर इंडिविजुअल्स खुद भी अपने आसपास दूसरे रहने वाले लोगों के ह्यूमन राइट्स को छीन सकते हैं। इवन हम खुद भी अपने ह्यूमन राइट को छीन सकते हैं। सुसाइड करके रजनी अपना ह्यूमन राइट छीन सकती है,
तो वहाँ पे रजनी खुद भी अपने ह्यूमन राइट का वायलेशन कर सकती हैं। लीगल राइट की बात करें, लीगल राइट जो है वो गवर्नमेंट हमारा लॉ प्रोवाइड करता है, और ये लीगल राइट जो है वो लॉ प्रोवाइड करता है। और लॉ बनाने वाला कौन है? लॉ बनाने वाले हैं हमारे पॉलिटिशियंस। ठीक है, ये हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो लॉ मेकर हैं। तो कई बार हमारी गवर्नमेंट जो है वो इन लीगल राइट्स का वायलेशन कर सकती है नए नए लॉ बना के। मान लो आज रजनी के पास एक राइट है, राइट ए है, लेकिन बाद में क्या हुआ, जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने एक लॉ बनाया, और लॉ बना के उन्होंने रजनी का ये वाला राइट ख़त्म कर दिया। अबॉलिशन ऑफ राइट ए उन्होंने कर दिया। अब राइट ए ख़त्म हो गया, रजनी का राइट छीन लिया। अब इसके अगेंस्ट में कंप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। क्यों कंप्लेन नहीं कर सकती हूँ? क्योंकि इन्होंने लॉ बनाया है, और लॉ ने मुझे लीगल राइट दिया था, और लॉ ने ही वापस छीन लिया। जिसने दिया उसी ने छीना, इसलिए कुछ कर भी नहीं सकते अपन। अब उन फंडामेंटल राइट्स पर आते हैं। तो स्टूडेंट्स, फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर written in our constitution, and very specifically which are written in specific section of our society, of our constitution. constitution का एक specific section होगा, वहाँ पर लिखे होंगे, पहली बात। और दूसरी बात, ये गवर्नमेंट के लिए भी नॉन वायलेबल होंगे। गवर्नमेंट के लिए भी नॉन वायलेबल होंगे, उसका मतलब है कि गवर्नमेंट भी आपसे आपका फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकती हैं। लीगल राइट तो कैसे छीन रही थी? लॉ बनाया गवर्नमेंट ने और उसने आपका लीगल राइट छीन लिया। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस यहाँ है कि फंडामेंटल राइट जो है उसको गवर्नमेंट लॉ बना के, जो सिंपल लॉ होता है वो बना के वो छीन नहीं सकती है, पहली बात। और दूसरी बात है कि ठीक है, गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया, उस अमेंडमेंट के थ्रू भी अगर लगता है कि नहीं गवर्नमेंट का ये स्टैंड गलत है, तो गवर्नमेंट का अगर ये स्टैंड, ये अमेंडमेंट भी गलत माना गया, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट गवर्नमेंट के उस अमेंडमेंट को ही चेंज कर देंगे। अब आपको पावर समझ में आ रही है फंडामेंटल राइट्स की। देखो, ह्यूमन राइट्स जो हैं उनको तो गवर्नमेंट वायलेट कर सकती है, और ऐसा कोई अपन कह सकते हैं इफेक्टिव मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि ह्यूमन राइट का वायलेशन कहीं हो रहा है। आपको नंबर ऑफ एग्जाम्पल चाइना में देखने को मिलेंगे उइगुर मुस्लिम्स के, आपको नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स देखने को मिलेंगे म्यांमार में रोहिंग्या मुस्लिम के, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे अमेरिका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को लेकर, और नंबर ऑफ एग्जाम्पल आपको पाकिस्तान में भी देखने को मिलेंगे रिलीजियस कन्वर्जन के। तो लोगों के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो इन कंट्रीज़ में हो रहा है, लेकिन क्या गवर्नमेंट किसी की मान रही है? द आंसर इज नो। लीगल राइट है। अब लीगल राइट है, दिया किसने है? लॉ ने दिया है। लॉ मेकर कौन है? लॉ मेकर हैं हमारे पॉलिटिशियंस, हमारी गवर्नमेंट। तो जब लॉ ने दिया है तो लॉ बना के ही वो वापस छीना भी जा सकता है। द फर्स्ट डिफरेंस एंड द सेकेंड डिफरेंस इज कि ये आपका जो लीगल राइट है, अगर उसका वायलेशन होता भी है, मान लो आपके पास लीगल राइट है तो सही है ना, जैसे मैंने कहा कि रजनी के पास राइट टू प्रॉपर्टी है आर्टिकल नंबर 300A के अंडर। अब किसी ने मेरी प्रॉपर्टी पर क्या कब्जा कर लिया, तो मुझे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। मान लो रजनी जो है एक गांव में रहती, एक विलेज में रहती है, तो इस कंडीशन में रजनी पहले वहाँ उस विलेज का जो ब्लॉक लगता होगा, मान लो मांडल है, ठीक है, पहले रजनी मांडल की कोर्ट में जाएगी, ठीक है, मांडल कोर्ट के बाद रजनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने की परमिशन होती है लीगल राइट्स में। लीगल राइट में ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चले गए और आपकी बात सुन ली गई, ऐसा नहीं होता है। आपको पूरी की पूरी चेन को फॉलो करना होगा इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ योर लीगल राइट। लेकिन
क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल राइट फंडामेंटल हैं, तो फंडामेंटल राइट जो हैं वो किसने दिए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं। चेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन चेंज जो है वो सिंपली नहीं होगा। चेंज करने का प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होगा। पहली बात तो सिंपली तो आप चेंज कर ही नहीं सकते, कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स चेंज को भी फॉलो, जो पूरा प्रोसेस है उसको फॉलो भी आपने कर लिया, लेकिन हमारी कोर्ट्स को, हमारे जजेस को लगता है कि नहीं, ये चेंज जो हुआ है वो नेगेटिव चेंज है और इससे लोगों के फंडामेंटल राइट्स के ऊपर बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है वो उस पूरे के पूरे चेंज को ही नलीफाइड कर देंगी, कंप्लीटली नलीफाइड, की ख़त्म करो, पुरानी वाली कंडीशन वापस ले आओ, और ये जो चेंज किया है इसको नलीफाइड, ज़ीरो डिक्लेयर कर रहे हैं, रद्द करना जिसको अपन कहते हैं, वो रद्द कर देगी। ये तो पहला बड़ा आपका रहेगा डिफरेंस बिटवीन लीगल राइट्स एंड फंडामेंटल राइट्स। तो आपको मालूम पड़ रहा होगा कि फंडामेंटल राइट्स जो है कितनी ज़्यादा पावरफुल हैं कि गवर्नमेंट भी नेगेटिवली अफेक्ट नहीं कर सकती हैं आपके फंडामेंटल राइट्स को। अनदर डिफरेंस, हम लोगों ने लीगल राइट में तो बात की थी कि एक पूरी चेन होती है, आपको वन बाय वन जाना पड़ेगा और लास्ट में आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन इन फंडामेंटल राइट्स ऐसा नहीं है। फंडामेंटल राइट तो ये जिसका वायलेशन हुआ सिविलियन वो, और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो आप। और मैं ये मजाक नहीं कर रही हूँ या फिर मैं हाइपोथेटिकली आपको कह रही हूँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 32 आपको राइट प्रोवाइड करता है दैट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स द सिविलियन मे गो टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। आपको ये जो चेन यहाँ लीगल राइट में है ना कि पूरे स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा, तो ये सारे स्टेप्स को फॉलो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ जाइए और सुप्रीम कोर्ट भी आपकी, अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है तो आपकी बात को सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी ऑब्लाइज्ड है, बाइंडिंग है, उसके लिए कंपलसरी है कि वो आपके केस की हियरिंग करे, जबकि दूसरे टाइप ऑफ राइट्स में ऐसा नहीं होता है। हम कंटिन्यू करें कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो क्या हैं। अब हम लोगों ने अभी तक राइट्स की बात की थी, राइट्स के टाइप पढ़ लिए, नाउ वी आर मूविंग ऑन फंडामेंटल राइट्स। स्टूडेंट्स, फंडामेंटल राइट्स आर दोज राइट्स विच आर फंडामेंटल फॉर अ सिविलियन, एक नागरिक के लिए ज़रूरी है ना, और फंडामेंटल फॉर योर लाइफ एज वेल, फंडामेंटल फॉर लाइफ, जीने के लिए ज़रूरी हैं, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी हैं। और जिंदा रहने का मतलब वो एनिमल लाइक सिचुएशन में जिंदा रहना नहीं, जिंदा रहना इंसानों वाला, इंसानों के डिग्निटी वाला जिंदा रहना, वो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फंडामेंटल फॉर लाइफ, गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशरी। द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज नॉन वायलेबल बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी वायलेशन नहीं कर सकती। वायलेशन का मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स को छीनना, गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती ये काम, और गवर्नमेंट करती है तो मैं वापस बता चुकी हूँ। आप आर्टिकल नंबर 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, ठीक है, तो गवर्नमेंट के लिए भी नॉन वायलेबल हैं। एंड फाइनली फंडामेंटल राइट्स, अगर अपन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट की ही बात करें तो ये आपको सिविल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस राइट प्रोवाइड करता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो राइट्स हैं उनको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सिविल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस। कुछ राइट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ इंडिया के सिविलियंस को मिले हुए हैं, जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जो फॉरेनर्स हैं, उनको हम सिविल राइट्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। दूसरे कुछ राइट्स पॉलिटिकल राइट्स हैं,
अब स्टूडेंट्स सिविल राइट में कौन कौन से राइट आते हैं, पॉलिटिकल में कौन कौन से आते हैं, रिलीजियस में कौन कौन से आते हैं, वो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि आपकी जो सेकंड बुक है विच इज़ पॉलिटिकल थियरी, उसमें राइट्स एक पूरे चैप्टर का नाम ही है, नॉट फंडामेंटल राइट, जस्ट राइट्स। इस राइट्स में आप इन डिटेल पढ़ेंगे कि सिविल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड अदर टाइप ऑफ राइट्स कौन कौन से होते हैं, वो चीज़ हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पर या फिर उसके नेचर पर ही फोकस करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर फंडामेंटल राइट्स। स्टूडेंट्स, मैंने आपको कहा था कि इंडिया के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेसिफिक सेक्शन में रिटन है, ठीक है। तो कौन से स्पेसिफिक सेक्शन में रिटन है उसकी बात करें, देन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक बार ब्रीफली बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं और कितने शेड्यूल्स हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी इम्प्लीमेंट हो चुका था 2 years 11 months 18 days, ठीक है। अब टेबुलाइज कर लेते हैं थोड़ा सी। इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, लेकिन आज की डेट में देखें तो अराउंड 465 आर्टिकल्स हैं। ये आर्टिकल्स कैसे बढ़ रहे हैं आपको मालूम होगा, टाइम टू टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होते रहते हैं और अमेंडमेंट के थ्रू कुछ आर्टिकल्स ऐड होते हैं और कुछ को हम लोग अबॉलिश भी कर लेते हैं, जस्ट लाइक आर्टिकल 370 हट गया तो कम हो गया, और इसके साथ ही हम लोगों ने कुछ आर्टिकल्स ऐड भी किए हैं। अब स्टूडेंट्स, ये 465 कैसे हुए आपको मालूम होगा। इनिशियली पंचायती राज सिस्टम इंडिया में नहीं था, लेकिन लेटर ऑन 1959 में पार्शियली इंट्रोड्यूस हुआ। 1993 एंड 1994 में ये पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ एक्सेप्ट द शेड्यूल। अभी ध्यान देने की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ इंडिया में 1993-1994 में पंचायती राज सिस्टम, जिसको अपन लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, अर्बन एंड रूरल एरिया के लिए वो इम्प्लीमेंट हुआ था। अब आपने जब ये चीज़ें बनाई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट किया है, तो उसके लिए स्पेसिफिक प्रोविज़न करना होगा, कुछ बातें तो लिखनी होंगी ना, क्या, कब, क्यों और कैसे। तो ये सारी चीज़ें जब आप लिखते हैं तो आपको आर्टिकल ऐड करना पड़ेगा। इस वजह से आज की स्टेटस हमारे आर्टिकल्स की 465 है। और आगे अपन देखें, इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो शेड्यूल्स थी वो टोटल 8 शेड्यूल्स थी, लेकिन इनिशियली 8, और आज की डेट में देखें देयर आर 12 शेड्यूल्स। अब कौन सी शेड्यूल है, अगर ये जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकती हूँ इस पर, इन 12 शेड्यूल्स को लेकर। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो बात की है 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स, अगेन 465 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स। तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं पर कौन सा भी आर्टिकल लिख दिया, ऐसा नहीं है। ये आर्टिकल पहले अपन देखें तो इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये आर्टिकल टोटल 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, ठीक है। 22 चैप्टर्स कह दो, पार्ट्स कह दो, 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। लेकिन आज की डेट में अपन देखें तो ये आर्टिकल्स 25 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक ब्रीफ पिक्चर आपके सामने। These are the articles, these are the schedules and these are the parts. ये parts हैं। Article 395, 8 schedule, 22 parts, 465 articles, 12 schedules, 25 parts. Enough. तो हम लोग बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की। तो आपको दिख रहा होगा, मैंने कहा स्पेसिफिक सेक्शन, स्पेसिफिक पार्ट में अगर वो मेंशन्ड है तो ही फंडामेंटल राइट कहलाएंगे। आपका कोई राइट अगर किसी दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर है, फंडामेंटल राइट के चैप्टर में लिखा हुआ नहीं है, तो वो फंडामेंटल राइट कहलाएगा नहीं। उसको हम लोग ट्रीट करेंगे एज
अ लीगल राइट। आपको आगे एग्जाम्पल देके बताऊंगी, अभी हम लोग यहीं पर ओवर कर रहे हैं। हाँ, सो स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 3 फंडामेंटल राइट। जिस स्पेसिफिक सेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है वो पार्ट 3 में मेंशन्ड है। इसलिए पार्ट 3 में जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो कुछ भी मेंशन्ड है, वो सबके सब जो कुछ भी मेंशन्ड है वो सारे के सारे प्रोविजंस आपके फंडामेंटल राइट कहलाएंगे। अगर आपका कोई राइट किसी दूसरे सेक्शन में मेंशन्ड है, जस्ट लाइक राइट टू वोट, आप पूरे आर्टिकल पढ़ लेना, जूम कर लेती हूँ आपके लिए मैं, आप अच्छे से देखते जाओ। आप इसको कितना भी अच्छे से देखेंगे, बहुत बढ़िया से देखो आप इसको, भले आप कितना ही गौर करके इसको देखें, लेकिन आपको यहाँ राइट टू वोट नहीं मिलेगा। ठीक है, राइट टू वोट आपको मिलेगा आर्टिकल नंबर 326 में। अब आर्टिकल नंबर 326 में आपको मिलेगा, आर्टिकल 326 तो पार्ट 3 का पार्ट ही नहीं है। पार्ट 3 कहाँ से कहाँ तक खत्म होता है? पार्ट 3 में आर्टिकल नंबर 12 to 35 है। तो जितने आर्टिकल नंबर 12 to 35 ये आर्टिकल्स जो हैं वो पार्ट 3 में है। बाकी अगर कहीं पर और राइट है तो वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं कहलाएगा। अब आपका राइट टू वोट जो है वो तो आर्टिकल 326 में है। अब क्या आर्टिकल 326 आपका फंडामेंटल राइट कहलाएगा? नहीं कहलाएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट तो वही हैं जो कि 12 से 35 के बीच में आ रहे हैं, और 12 से 36वां भी अगर कोई है तो फंडामेंटल राइट नहीं कहलाएगा, है ना। तो राइट अगर कॉन्स्टिट्यूशन में तो है, राइट टू वोट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि वो 12 to 35 के बीच में कहीं पर भी नहीं आ रहा है, दैट इज वाई राइट टू वोट आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। दिस इज योर लीगल राइट। और क्योंकि लीगल राइट है तो इसकी वजह से इसका वायलेशन गवर्नमेंट कर सकती है या नहीं? गवर्नमेंट कैन वायलेट योर, कैन सस्पेंड, वायलेशन भी गलत होगा, गवर्नमेंट कैन सस्पेंड योर राइट टू वोट, पहली बात। और आपको अगर कंप्लेन भी करनी है तो क्या करना पड़ेगा? पूरा एक चैन, आप थ्रू प्रॉपर चैनल आपको सबसे लास्ट में सुप्रीम कोर्ट जाओगे, पहले सुप्रीम कोर्ट नहीं, सबसे लास्ट में। जबकि यहाँ पर जो आर्टिकल 12 to 35 में जो भी आर्टिकल्स और राइट्स मेंशन हैं, अगर उसका सस्पेंशन वायलेशन होता है इन जनरल कंडीशन तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाओ। तो फंडामेंटल राइट तो आपको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की एक्सेस प्रोवाइड करता है, जबकि लीगल राइट में आपको पूरा का पूरा चैनल फॉलो करना पड़ेगा। ये है डिफरेंस इन सबके बीच में। स्टूडेंट्स, अब फंडामेंटल राइट्स अपना जो बेसिक टॉपिक है उस पर हम लोग आते हैं। इसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दूं। 1928 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर थे मोतीलाल नेहरू, एम एल नेहरू की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी 1928 में। कमेटी का नाम था नेहरू कमेटी। नेहरू कमेटी ने एक प्रपोज़ल प्रिपेयर किया और वो प्रपोज़ल था प्रपोज़ल फॉर राइट्स। इसको हालांकि वो नेहरू प्रपोज़ल कहा जाता है, लेकिन हाँ बेसिकली इसमें बात जो थी वो राइट्स के लिए थी कि हमारी गवर्नमेंट, जब हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिलेगी तब हमारी गवर्नमेंट हमको फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करेगी। तो यहाँ से फंडामेंटल राइट्स की डिमांड उठना स्टार्ट हुई। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, बन के तैयार हो गया, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 12 to 35 इसको चैप्टर 3 में रखा गया। और इस चैप्टर 3 को फिर नाम दिया, चैप्टर का नाम है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आपकी बुक में नहीं बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, ईच चैप्टर का अपना नाम होता है, नेम टाइटल होता है, वैसे ही इस चैप्टर 3 को टाइटल दिया गया फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो जितने भी आर्टिकल्स इसमें हैं वो आपके फंडामेंटल राइट में काउंट होंगे। और इसके बाहर अगर कोई इन आर्टिकल्स के बाहर कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कुछ और राइट आपको दिए हुए हैं तो वो लीगल राइट में कंसीडर होंगे। स्टूडेंट्स, जब मैं कहती हूँ आर्टिकल नंबर 12 to 35,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 12 से स्टार्टिंग हो जाती है 35 तक चलता रहता है कि क्या आपका राइट होगा। आपके आर्टिकल जो हैं फंडामेंटल राइट की बात करें, देखो 12 to 35 तो ये चैप्टर है पूरा का पूरा, लेकिन बेसिक आपके चैप्टर की जो जो फंडामेंटल राइट्स की स्टार्टिंग होती है वो होती है आर्टिकल नंबर 14 to 32। ये स्टार्टिंग होती है आपके राइट्स की 32 तक। तो आप पूछेंगे ठीक है इनिशियली आर्टिकल 12 और 13 में क्या है। तो स्टूडेंट्स आर्टिकल नंबर 12 जो है वो बताता है कि स्टेट क्या होता है। स्टेट, स्टेट मतलब आपकी मैं टेक्निकल टर्म में जाऊं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा कि मुझे पूरा का पूरा सेशन लेना पड़ेगा द मीनिंग ऑफ स्टेट, लेकिन मैं इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकती हूँ स्टेट का मतलब समझाने के लिए। और जो स्टेट का एक कॉमन जो सब्स्टिट्यूट वर्ड आप लोग यूज़ करते हैं जो कि गलत है, गलत है, मैं वापस बता रही हूँ, जो मैं सब्स्टिट्यूट आपको बता रही हूँ पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के लिए स्टेट का ये सब्स्टिट्यूट गलत है। लेकिन क्योंकि टाइम की कमी है, लैक ऑफ टाइम की वजह से मैं आपको स्टेट का एक दूसरा सब्स्टिट्यूट बता रही हूँ, दैट इज़ गवर्नमेंट, है ना। तो आर्टिकल 12 में बता रखा है कि गवर्नमेंट क्या, गवर्नमेंट का पावर कहाँ तक होगी, गवर्नमेंट कहाँ तक चलेगी। ठीक है, गवर्नमेंट की पावर बता रखी है कुल मिला के कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ तक अपनी पावर को यूज़ कर सकती है। आर्टिकल 13 में बता रखा है द मीनिंग ऑफ लॉ। लॉ क्या होता है, वैसे तो कहीं पर हमको मालूम है लॉ, लॉ मतलब कानून, लेकिन कानून क्या होता है वो आर्टिकल नंबर 13 में बताया है। और फिर 14 से स्टार्ट किया है फंडामेंटल राइट्स को। अब आप कहेंगे ठीक है ये बात तो समझ में आ गई कि 12 में तो स्टेट है, स्टेट मतलब गवर्नमेंट है, और 13 में लॉ है। देन यहाँ मैंने लिखा है 32, तो फिर 33, 34 है ना, 33, 34 एंड 35 में क्या है। तो स्टूडेंट्स ये वो आर्टिकल हैं जो बताते हैं कि किन किन कंडीशंस में फंडामेंटल राइट्स किन किन को नहीं मिल सकते हैं। जैसे आपको मालूम होगा हमारे जो सोल्जर्स हैं उनके पास कुछ फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों आर्टिकल अब आप मुझे बताएंगे कि हमारे सोल्जर्स के पास कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स नहीं हैं, कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। यस, हाँ, तो ये तीनों के तीनों आर्टिकल बताते हैं कि कौन कौन से सेक्शन को फंडामेंटल राइट नहीं मिलते हैं। तो हो गए 35, 12, 13 तो बताते हैं आपका स्टेट प्लस लॉ। 14 से लेकर 32 तक, 14 to 32 आपके फंडामेंटल राइट्स हो जाएंगे। 33, 34, 35 बताते हैं कि किन किन को राइट्स नहीं मिलते हैं। Students, this is the end of this video. In next video we will continue this topic which is fundamental rights. थोड़ा डिटेल्ड है और परेशान होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। CBSE की अगर अपन देखें तो CBSE ने भी इस पूरे के पूरे चैप्टर को 30 पीरियड्स एलोकेट किए हैं, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ सिंगल चैप्टर नाउ, इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ 4 चैप्टर्स। 4 चैप्टर मिला के CBSE ने एक चैप्टर बनाया है, इस वजह से थोड़ा लंबा चलेगा, बट नो नीड टू वरी, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जितनी रिक्वायरमेंट्स आपके सिलेबस की है हम उसी को मीट करें। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और प्रॉब्लम, दैन यू कैन कॉन्टैक्ट टू मी डायरेक्टली. दिस इज़ मी, Rajni Gagwani, signing off.